बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फैसल नदीम फ्राम सुपीरियर कॉलेज ननकाना साहिब, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज बेटा हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, वो क्या है, चैप्टर नंबर 1 का बेसिक कंसेप्ट, उसी का ही लेक्चर है मास स्पेक्ट्रोमीट्री। अब इस लेक्चर में हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है वो आपको मैं लेक्चर का फ्लो पहले बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस करने हैं डेफिनेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर की, और इसमें हमने फिनोमिना बताना है कि वो फिनोमिना कौन सा होता है। देन हम इसमें क्या डिस्कस करते हैं, इसमें हमने इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी है कि कौन कौन सी 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हम मास स्पेक्ट्रोमीटर से डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर हम किसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे मास स्पेक्ट्रोमीटर की, जो कि 2 टाइप्स हैं, एस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर और डेप्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। इसको फर्दर 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमने क्या डिस्कस करना है, इसमें हमने चैम्बर्स डिस्कस करने हैं, इसकी कंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करना है। इसकी कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला चैम्बर होता है वेपोराइजेशन चैम्बर, फिर होता है आयोनाइजेशन चैम्बर, और उसके बाद एक्सेलरेटर होता है। और एक्सेलरेटर में हमने वो तमाम पॉइंट्स डिस्कस करने हैं जिससे हम ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एन आइसोटॉप्स, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी आइसोटॉप्स की रिलेटिव अबंडेंस नेचुरली अकरिंग को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो डेफिनेशन में क्या बताना है आपने, डेफिनेशन में बताना है an instrument which is used to measure the exact isotopic masses of different isotopes of an element along with their relative abundance is called mass spectrometer, and this phenomena is called mass spectrometry। मतलब मास स्पेक्ट्रोमीटर में हमने डिस्कस करना है, एक तो हमने इसमें कैलकुलेट करनी है आइसोटॉप्स, एलिमेंट के आइसोटॉप्स कैलकुलेट करेंगे। देन हम इसमें कैलकुलेट करते हैं आइसोटॉप्स के मैसेज को, ठीक है। और फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जो आइसोटॉप्स हमने कैलकुलेट किए हैं हम उसकी रिलेटिव अबंडेंस को भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी है। तो ये वाला जो टॉपिक है कि हमें 3 तरह की इंफॉर्मेशन देगा। फर्स्ट इसमें इंफॉर्मेशन क्या होगी, नंबर ऑफ आइसोटॉप्स जो कि हमने कैलकुलेट करनी है, और सेकंड कौन सी होगी, एग्जैक्ट आइसोटॉपिक मासेस ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स। ये इसकी सेकंड इंफॉर्मेशन है जो हमें ये लेक्चर प्रोवाइड करेगा। और थर्ड में क्या होगी, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स, जो कि वो भी हमने क्या करनी है, इसी लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो इसके बाद हम इसकी करते हैं टाइप्स। तो हमारे पास इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है एस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा कौन सा है, डेप्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब एस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, एस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है इसको डिज़ाइन जो था वो किसने किया था, एस्टर ने डिज़ाइन किया था। और ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है यूज बाय गैसियस सब्सटेंस, मतलब कोई भी गैस होना हम उस गैस से जो है उसको हम किस में यूज़ कर सकते हैं, एस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर में यूज़ करते हैं। ना तो इसमें लिक्विड यूज़ होगा और ना ही इसमें सॉलिड यूज़ होता है, ठीक है। और फिर हम इसमें क्या करते हैं, सेपरेट आइसोटॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ मैस, मतलब आइसोटॉप्स जो एक एलिमेंट है ना उसके डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं, उन डिफरेंट आइसोटॉप्स को हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। वो किस बिना पे सेपरेट करते हैं, उसकी मैस की बेस पे हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। और लेकिन ये वाला जो था एस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये यूज़ है बहुत रेयर होता है, क्यों, क्योंकि ये ओनली किसके लिए होता है, गैसियस सब्सटेंस के लिए। और इसकी सेकंड टाइप जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर की वो कौन सी है, डेप्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब डेप्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर को जो डिज़ाइन था वो किसने किया था, डेप्स्टर ने डिज़ाइन किया था, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है सॉलिड सब्सटेंस के लिए और लिक्विड सब्सटेंस के लिए और गैसियस सब्सटेंस के लिए। मतलब जो डेप्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर है हम इसमें मैटर की तीनों फॉर्म को डिस्कस कर सकते हैं, तीनों फॉर्म के हम आइसोटॉप्स कैलकुलेट कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम ये यूज़ करते हैं बाई गैसेस, सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंस। और इसमें जो सेपरेशन होती है आइसोटॉप्स की वो किस बेस पे होती है, मास और इलेक्ट्रॉन वैल्यू की बेस पे होती है। दिस इज मोर
इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताना है, जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है, क्योंकि जो डेप्स्टर है, मास स्पेक्ट्रोमीटर की जो डेप्स्टर टाइप है, क्योंकि ये मोस्टली यूज हो रही है लिक्विड के लिए भी है, गैसेस के लिए भी है और सॉलिड के लिए भी है। तो इसके लिए हम इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है डेप्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर का, वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसके बेसिक प्रिंसिपल में क्या बताना है, इसमें हमने बताना है कि सबसे पहले कोई भी सब्सटेंस होगा उसको हम वेपराइज्ड करेंगे, उसको वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे। वो हम हीट अप्लाई कर सकते हैं, हीट अप्लाई करने से भी वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेकंड में हमने क्या करना है, जैसे ही वो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ तो हमने हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन वो यूज करने हैं, और वो किस में कन्वर्ट होगा, आयंस में। उसकी क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, फिर हम करते हैं वो जो पॉजिटिव आयन है उसको सेपरेट किया जाता है। वो जो सेपरेट किया जाता है वो किस बेस पे करते हैं, मैस इलेक्ट्रॉन वैल्यू की बेस पे सेपरेट करते हैं। और लास्ट पे हम क्या करते हैं, उसकी रिलेटिव अबंडेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका प्रिंसिपल क्या था, दिस सब्सटेंस फर्स्ट वेपोराइज्ड देन आयोनाइज्ड बाय यूज ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या चीज फॉर्म होगी, टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। द पॉजिटिव आयन आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मास इलेक्ट्रॉन वैल्यू एंड रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। और हम उसकी जो रिकॉर्डेड है वो क्या कर देगा, उसकी पीक्स वैल्यू को शो कर देगा, जो कि हमें उसकी क्या बताएगा, रिलेटिव अबंडेंस को बताएगा। तो अब हमने डिस्कस करनी है इसकी कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन है मास स्पेक्ट्रोमीटर की वो क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या बताना है, कंस्ट्रक्शन में हमने इसमें ये बताना है कि हम कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं, बेशक वो गैस हो, बेशक वो लिक्विड हो, बेशक वो सॉलिड हो। हम तीनों में से कोई भी एक सब्सटेंस लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको क्या करवाएंगे, वेपोराइज करवाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या चीज़ ली है, सो हमने नियॉन लिया है। कौन सी ली है, नोबल गैस, नियॉन नोबल गैस ली है, जो कि क्या है, इनर्ट गैस है। तो ये भी क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेपर्स में कन्वर्ट होगी। वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद आगे क्या होता है, आयोनाइजेशन चैम्बर होता है। अब इस आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या है, एक फिलामेंट लगा हुआ है। ये कौन सा फिलामेंट लगा हुआ है, ये वो फिलामेंट है जो कि घर में जो बल्ब होते हैं ना, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है येलो कलर का, ठीक है। और ये किससे मिलकर बनता है, टंगस्टन से, ठीक है। और ये फिलामेंट यूज करते हैं। इस फिलामेंट यूज करने से क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रॉन की बीम प्रोड्यूस होगी। वो इलेक्ट्रॉन की बीम जो होती है, इधर से जो वेपर्स पास करेंगे उन वेपर्स के ऊपर क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। जब इलेक्ट्रॉन की बीम उस वेपर्स के ऊपर स्ट्राइक करती है और वो वेपर्स के जो मॉलिक्यूल हैं या वेपर्स के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं। कैसे आयोनाइज्ड होते हैं, आपने पढ़ा था बेटा कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, बेशक वो मॉलिक्यूल है, उसमें न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन किस में मूव करते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिटल में मूव करते हैं। अब वो जो हाई बीम इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर से निकलते हैं और वो किसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। इलेक्ट्रॉन से वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। कैसे रिमूव करेगा, मतलब कोई भी हमारे पास है एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक एलिमेंट ले लें, तो हाई बीम इलेक्ट्रॉन ने उस एलिमेंट के ऊपर स्ट्राइक किया, वो जो एलिमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव आयन में, और दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, सेपरेट हो गए। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होगी और नेगेटिव आयन की भी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब जब यहाँ पे पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होती है, मॉलिक्यूलर आयन जनरेट होता है, यहाँ आयंस जनरेट होता है, कैटायन और एनायन जनरेट होता है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम हाई बीम जो है यूज कर कर वो आयंस को भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं और मॉलिक्यूलर आयन को भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है वो किसकी तरफ मूव करेगा, एक्सेलरेटर। अब कौन सा चैम्बर शुरू होगा, एक्सेलरेटर। और एक्सेलरेटर में फर्स्ट पार्ट कौन सा है, नेगेटिव ग्रिड। अब क्योंकि यहाँ पे वो आयंस जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव ग्रिड उन पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब अट्रैक्ट करता है
तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव ग्रिड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा और नेगेटिव आयन ये नेगेटिव ग्रिड उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा और यहाँ पे एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इसके बाद जब नेगेटिव ग्रिड में से पॉजिटिव आयन पास करते हैं, आगे दो स्लिट्स लगी हुई हैं। अब इन स्लिट्स का क्या काम होगा, ये स्लिट्स दो तरह की होती हैं, एक होती है पैरेलल और दूसरी कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। अब इस स्लिट्स ने क्या करना है, क्योंकि जब यहाँ से जो आयंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी डायरेक्शन भी क्या है, डिफरेंट है, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, यूनि डायरेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यूनि डायरेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरह करते हैं कि स्लिट को यूज़ करते हैं, ये रैंडम जो आयंस है इस स्लिट में से पास करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कौन सा आयंस, जो सिंगल फॉर्म में होगा। ठीक है, मतलब यूनि आयंस में कन्वर्ट होते हैं, यूनि डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये यूनि डायरेक्शन में कन्वर्ट होते हैं, आगे क्या है, आगे हमारे पास मैग्नेटिक एनालाइजर है और यहाँ पे जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं एक्सेलरेटर में, वो कितना वोल्टेज होता है, 500 से 2000 वोल्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सेलरेटर के बाद क्या आता है, मैग्नेटिक एनालाइजर आता है। अब इस मैग्नेटिक एनालाइजर में क्या होगा कि ये यूनि डायरेक्शन आयंस हैं वो कहाँ पे जाएंगे, इस मैग्नेटिक एनालाइजर में जाएंगे और यहाँ पे आयंस क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। जब आयंस एक्सेलरेट करते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में और वो डिफरेंट रेडियस में एक्सेलरेशन कर रहे होते हैं, उनका फिक्स रेडियस नहीं होता। रेडियस क्या होता है उनका, चेंज होता है। वो डिपेंड किस पे करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। अब यहाँ पे वो भी एलिमेंट्स हैं जिनका मास कम है, वो भी हैं जिनका मास ज़्यादा है। ठीक है, वो आइसोटोप्स भी हैं जिनका मास कम है, वो आइसोटोप्स भी हैं जिनका मास क्या है, ज़्यादा है। ऐसे आइसोटोप्स जिनका मास कम होगा वो ज़्यादा दूर दूर तक जो है वो सर्कुलेशन करेंगे, जिनका मास कम होगा वो करीब ही सर्कुलेशन करते हैं। और वो आगे क्या लगा हुआ है हमारे पास, डिटेक्टर। अब यहाँ पे मैग्नेटिक एनालाइजर में मास ओवर इलेक्ट्रॉन की बेस पे आइसोटोप्स की क्या हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगी, क्योंकि मास क्या है, डिफरेंट है, जिसकी वजह से आइसोटोप्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जब आइसोटोप सेपरेट होते हैं, आगे क्या लगा हुआ है, डिटेक्टर। डिटेक्टर ने क्या शो करवाना है, डिटेक्टर ने उसका मैस शो करवा देना है। वो मैस कैसे शो करवाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो डिफरेंट मासेस होते हैं, वो जो डिफरेंट मासेस होते हैं वो डिफरेंट एंगल्स में जाकर स्ट्राइक करते हैं डिटेक्टर में। तो जिस जहाँ पे भी उसने स्ट्राइक किया वो उसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट यूज़ करके उसका मैस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे रिकॉर्डर लगा होता है, रिकॉर्डर किसको शो करेगा, उसकी पीक्स वैल्यू को शो करता है। और जो पीक्स वैल्यू होती हैं वो किसको शो करती हैं, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एन आइसोटोप्स को शो करती हैं। ठीक हो गया। अब हमें ये इक्वेशन को डिस्कस करना है, मास ओवर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या आएगा, h² और r² डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 2e आ गया। h क्या था, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, r क्या था, रेडियस ऑफ सर्कुलेशन जो है आयंस। ठीक है, और e क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये इक्वेशन की जो डिटेल है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वर्किंग में आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम डिस्कस करते हैं वर्किंग। अब इसकी वर्किंग में क्या बताना है, वर्किंग में जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हमने डिफरेंट्स जो है पार्ट्स हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर के। फर्स्ट पार्ट कौन सा था, वो वेपोराइजेशन था। इसमें क्या होते हैं, जो सब्सटेंस हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो प्रेशर है ये बहुत लो प्रेशर होता है। कितना प्रेशर है, 10⁻⁶ टार टू 10⁻⁷ टार तक प्रेशर होता है। ठीक हो गया। और यही जो वेपोराइजेशन के बाद अब जो वेपर्स हैं वो किस में कन्वर्ट होते थे, आयोनाइजेशन में। वेपर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन बाय यूज ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हमने हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ किया, जो हमारे पास वेपर्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और उसके बाद कौन सा था हमारे पास, एक्सेलरेटर था। एक्सेलरेटर में क्या था, नेगेटिव ग्रिड था कि वो पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। जब पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करता है, आगे क्या लगी हुई थी, स्लिट्स लगी हुई थी, जो कि क्या करती हैं, यूनि डायरेक्शन में कन्वर्ट कर जाती हैं। जो रैंडम डायरेक्शन ऑफ आयंस होते हैं उनको यूनि नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट कर देती हैं। सॉरी, यूनि नेगेटिव आयन में नहीं,
दोबारा मैं रिपीट करता हूँ इधर से कि जो हमारे पास अब एक्सीलरेटर में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास नेगेटिव ग्रिड है, नेगेटिव ग्रिड पॉजिटिव आइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वहाँ पे आइंस की डायरेक्शन क्या थी, रैंडम थी, आगे स्लिट्स लगी हुई हैं। अब वहाँ पे जो स्लिट्स हैं वो आइंस को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, वन डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देती हैं। और यहाँ पे जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो कितना है, 500 से 2000 वोल्ट। वो क्या कि कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, वो जो परफोलेटेड प्लेट्स है उसके बिटवीन अप्लाई किया जाता है आइंस के बीच, ठीक है। और इसके बाद हमने किसको डिस्कस करना है, एनालाइजर को। अब एनालाइजर क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसमें हमने डिस्कस करनी है कि जैसे ही वो आइंस स्लिट में से पास करता है वो दो मैग्नेट के बिटवीन आ जाता है। वहाँ पे मास ओवर इलेक्ट्रॉन की बेस पे हम क्या कर सकते हैं, आइसोटॉप्स को डिफर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आइंस आर पास थ्रू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ H, इट्स सेपरेटेड आइन ऑन द बेस ऑफ मास इलेक्ट्रॉन वैल्यू। अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन के हमारे पास जो मास इलेक्ट्रॉन की जो इक्वेशन है वो क्या थी, m/v इज इक्वल टू h स्क्वायर r स्क्वायर ओवर 2e। अब ये जो h था ये किसको डिनोट कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को। r किसको डिनोट कर रहा था, रेडियस को, ठीक है। और e किसको डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। अब बेटा हमने इसको इस इक्वेशन का रिलेशन बताना है कि जो हमारे पास मास ओवर इलेक्ट्रॉन वैल्यू है, मास इलेक्ट्रॉन चार्ज रेशियो है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, रेडियस के। मतलब कि जितना मास और इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेडियस होगा। अगर मास और इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू कम होगी तो रेडियस भी क्या होगा, कम हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह दूसरा जो हमारे पास रिलेशन है वो क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये भी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, आर स्क्वायर के। इट्स मीन कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा करेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन जो है ये हमें क्या बता रही है, रिलेशन बता रही है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का और मास ओवर चार्ज रेशियो का, ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हमने नेक्स्ट टर्म क्या डिस्कस करनी है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। फर्स्ट हमने डिस्कस किया आइसोटोप्स कैसे डिटरमाइन किए, फिर हमने उसका मास कैलकुलेट किया, अब हमने उसकी रिलेटिव अबंडेंस को डिस्कस करना है। अब मास स्पेक्ट्रोमीटर जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ है, अब जो हमारे पास रिकॉर्डर हमें जो रिजल्ट देता है ना वो किस फॉर्म में होता है, ग्राफ की फॉर्म में होता है, जो किसको कंटेन करता है, पीक्स को कंटेन करता है। ये नीचे ग्राफ बना हुआ है, जैसे कि हमने मास स्पेक्ट्रोग्राफ में मीटर में किसकी एग्जांपल ली थी, नियॉन की। तो नियॉन का ही मैंने ग्राफ बनाया। इसमें हमने जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में मैंने क्या ले लिया, मैस नंबर ले लिया, और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में मैंने क्या ले ली, रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। अब हमारे पास नियॉन के 3 आइसोटोप्स थे, कौन कौन से, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22। अब ये 20, 21, 22 ये नियॉन का मैस है, एटॉमिक मैस, ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास नियॉन का फर्स्ट आइसोटोप्स है जिसका मास क्या है, 20 है, इसकी जो पीक्स है ये कहाँ तक जा रही है, 90.92% तक। मतलब इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, 90.92%। और जो हमारे पास सेकंड आइसोटोप्स है नियॉन का, उसकी पीक्स वैल्यू कितनी आ रही है, 0.25%। और जो थर्ड आइसोटोप्स है उसकी कितनी है, 8.82%। अब 8.82% जो है ये पीक वैल्यू थर्ड आइसोटोप्स की है। इट्स मीन कि जो सेकंड वाला आइसोटोप्स है ये रेयर पाया जाता है और जो फर्स्ट वाला आइसोटोप्स है ये ज़्यादा पाया जाता है, ठीक हो गया। तो ये यूज़ करके हम इसी तरह रिलेटिव अबंडेंस और कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी तरह मास कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी तरह हम आइसोटोप्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ इस तरह की भी टेक्निक है जिससे हम आइसोटोप को सेपरेट कर सकते हैं। वो कौन कौन सी टेक्निक है, फर्स्ट टेक्निक क्या है, गैसियस डिफ्यूजन। सेकंड कौन सी है, थर्मल डिफ्यूजन। थर्ड डिस्टिलेशन। और फोर्थ कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन भी यूज़ करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आइसोटोप्स को अलहदा कर सकते हैं। और जो फिफ्थ है वो कौन सी है, लेज़र सेपरेशन, ठीक
ठीक है। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस MCQs जो है 1 और से 3 तक, 1, 2 और 3 ये मास स्पेक्ट्रोमीटर में से ही है, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी आप लोगों ने ही सॉल्व करना है, ठीक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपने फ्रेंड में ये हमारा जो चैनल है वो शेयर करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर देखने का और मज़ा भी आएगा, और इंशाल्लाह आपको ये सारे के सारे जो लेक्चर हैं इंफॉर्मेटिव लगेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।